स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ह्यूमन हेल्थ एंड वायरोलॉजी में। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो कोरोना वायरस के ऊपर है और इसमें मैं स्टडी आपको कोरोना वायरस की स्टडी लेके आया हूँ। इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड इसका कल्टीवेशंस एंड इसके कॉज और ट्रांसमिशंस कैसे होता है, इसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे इसकी डायग्नोसिस की जाती है और कैसे इसका पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी। तो कुछ टॉपिक मैंने कवर किए हैं, तो उसकी स्टडी करने के बाद मैं एक वीडियोस बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियोस को एंड तक देखेंगे क्योंकि ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसको देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कोरोना वायरस है क्या, इसकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या ये फ़ायदा आपको मिल सकता है इसके स्टडी करने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। जो इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, जो इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो किस तरह का ये दिखता है बैक्टीरिया, तो वो बताएंगे। ये इन्वेलपेड बैक्टीरिया है, तो इसके इन्वेलप दिख जाते हैं। इन्वेलपेड जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्लाइको इन्वेलप जो होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं और क्लब और पेटल शेपेड प्रोजेक्शंस इसके होते हैं। क्लब और जो स्पाइक की वजह से इसकी क्लब शेप इसको मिलती है, इसके पेटल्स प्रोजेक्शन जो निकले हुए होते हैं बाहर की इसकी आउटर मेम्ब्रेन से। और ये थर्ड पॉइंट, इसका पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करता है ये, और लार्जेस्ट जीनोम ऑफ आरएनए वायरसेस। एक आरएनए वायरस है जिसमें ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कंटेन करता है इसका जीनोम। और इसके जीनोम में जो होते हैं 27 to 32 किलो बेस पेयर का होता है साइज उसका। और जो बैक्टीरिया, इस वायरस का साइज जो होता है वो होता है 100 to 160 नैनोमीटर का, और हेलिकल सिमेट्री को कंटेन करता है और इन्फेक्ट सेवरल एनिमल्स एंड मैमल, और मैमल्स को, ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है और सेवरल मैमल्स को भी ये इन्फेक्ट करता है। मैमल्स में आते हैं जो ह्यूमन हो गया और अदर अदर जो मैमल्स होते हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है। जो इसकी क्लासिफिकेशन है, इसमें मेनली जो होते हैं 6 जेनेरा होते हैं: अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस एंड डेल्टा कोरोना वायरस एंड बेफिनो वायरस एंड टोरो वायरस। ये 6 फैमिलीज़ के अंतर्गत इसके जो वायरसेस हैं वो आते हैं। जो ह्यूमन कोरोना वायरस है वो बिलोंग टू अल्फा कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। अल्फा कोरोना वायरस और जो अदर वायरसेस हैं वो है 229E और NL63। जो ये कोविड-19 है, कोविड-19 इसे क्यों दिया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, अभी कुछ लोगों को अभी तक यही पता नहीं होगा कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 एक कोड बनाया गया है। कोविड-19 ये सन 2019 में ये वायरस चाइना में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको कोड दे दिया गया कोविड-19 कि इसकी 19 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसके बेस पे कोविड-19 इसको नाम दे दिया गया। जो बीटा कोरोना वायरस है उसमें उसके अंतर्गत जो वायरसेस आते हैं वो सार्स, मर्स एंड OC43 एंड HKU1 है। सार्स और मर्स जो होते हैं, सार्स का फुल फॉर्म होता है सार्स का सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मर्स का मिडिल ईयर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर 4 टाइप के प्रोटीन्स को कंटेन करता है। जो फर्स्ट प्रोटीन्स होते हैं, ये मैंने एस से शो किया हुआ है, स्पाइक इसे कहते हैं। स्पाइक पे जो होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। दैट मेक्स द पेटल शेपेड पेप्लोमर्स। ये इसको पेटल शेप और ये क्लब शेप प्रोवाइड कराते हैं, ये स्पाइक कराते हैं। इसकी मदद से इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा जा सकता है। और जो इसकी दूसरी प्रोटीन्स होती है वो न्यूक्लियो कैप्सिड होती है। न्यूक्लियो कैप्सिड एन से मैंने शो किया हुआ है। न्यूक्लियो कैप्सिड जो होती है वो फॉस्फोप्रोटीन की बनी हुई होती है, फॉस्फोप्रोटीन को कंटेन करती है, या तो इसे ऐसे समझ सकते हैं। और जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये इसमें एम टाइप की प्रोटीन्स होती है। एम टाइप की प्रोटीन्स जो होती है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो न्यूक्लियो कैप्सिड होती है उस पर फॉस्फोप्रोटीन्स होती है और जो मेम्ब्रेन होती है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। और जो स्पाइक्स होते हैं उन पे भी ग्लाइकोप्रोटीन, मेम्ब्रेन और स्पाइक पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। और जो इन्वेलप होते हैं, स्मॉल इन्वेलप प्रोटीन्स, इस पे इन्वेलप की प्रोटीन होती है, अपनी खुद की इन्वेलप प्रोटीन होती है। इन्वेलप अपने आप में एक प्रोटीन्स ही होते हैं। तो और इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे है आप ये देख सकते हैं।
एक ही स्टैंड में, और ये इसके न्यूक्लियोकैप्सिड यहाँ पे ये एन से जिसे शो किया हुआ है, और ये स्पाइक वाली प्रोटीन ये क्लब शेपेड पेटल शेप जो प्रोवाइड कराती है। अब बात करेंगे इसके कल्टीवेशन की। हालांकि इसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कल्टीवेशन ऑफ कोरोना वायरस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सेल लाइन्स पे, इसे हम ग्रो कराने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ह्यूमन ट्रैकियल रिंग ऑर्गन कल्चर हम करते हैं। ट्रैकियल रिंग ऑर्गन कल्चर, जो ट्रैकिया होता है उसका रिंग जो होती है, रिंग शेपेड का ऐसा ऐसा करके जो कल्चर होता है, तो एक रिंग को हम कल्चर करते हैं सेल लाइन्स में, और उसके बाद इसको फर्दर इसकी डायग्नोसिस की जाती है। तो आगे चलते हैं। जो ह्यूमन कोरोना वायरस है उसका कॉज क्या है, उसके कॉज देखते हैं। जो कॉमन कोल्ड है 10 से 35%, मतलब 10 to 35% आर ड्यू टू ह्यूमन कोरोना वायरस जो होता है डिपेंडिंग ऑन द सीज़न पे डिपेंड करता है। मतलब 10 से 35% जो होता है ये सीज़न पे डिपेंड करता है। इंक्रीज प्रिविलेंस लेट फॉल हाई एज ग्रुप, जो हाई एज ग्रुप होते हैं अबव 40 जिनकी एज है उनके लिए ये ज़्यादा घातक होता है, और विंटर में ये ज़्यादा इसकी प्रिविलेंस मतलब जो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। एंड अर्ली स्प्रिंग, जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है अभी तक। जो यंग एडल्ट होते हैं उनके इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है, अच्छा होता है, तो उसकी वजह से उन्हें भी इफ़ेक्ट करता है, बट उन्हें थोड़ा कम इफ़ेक्ट कर रहा है इसीलिए। बट जो ओल्ड एजेस होते हैं उनको अधिक इन्फेक्शन इसका होता है, और हाई उसमें प्रिविलेंस में इसे इन्फेक्ट करता है, और स्मॉल चिल्ड्रन को हाईली ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। एरोसोल इसका ट्रांसमिशन होता है। एरोसोल ट्रांसमिशन का मतलब है कि एयरबोर्न, इसका ट्रांसमिशन में हम डिस्कस करेंगे। और ये इन्फेक्ट करता है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स को। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे ये उनको इफेक्ट करता है। ऑफ द नासोफायरंग्स को डैमेज कर देता है। नासोफायरंग्स जो होता है, लायरंग्स एंड फायरंग्स दो हमारा जो माउथ का जो और नोज़ का जो फर्दर आगे जो ट्रैक बनता है वो नासोफायरंग्स एंड लायरंग्स में बनता है। तो ये नासोफायरंग्स को डैमेज करता है, और सेप्टम जो होते हैं इसके कॉमन कोल्ड ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से कॉमन कोल्ड हो जाता है। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब इसको ग्रो करवाते हैं तो वो 3 डेज़ का होता है, और लॉन्गर पीरियड जो होता है शॉर्टर कोर्स 6 to 7 डेज़ का होता है। सम स्टडी नासल डिस्चार्ज मोर देन राइनो, एंड फ्यू केसेस में निमोनिया जैसे सिम्टम्स जो होते हैं, और निमोनिया की तरह निमोनिया की वजह से ये होता है कि हो जाते हैं। निमोनिया की वजह से क्या हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है कुछ केसेस में। एक्सरवेशन ऑफ COPD इन अडल्ट, जो लैब डायग्नोसिस है रेयरली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस। इसका एक मतलब बहुत ही सिंपल टेस्ट आ चुका है माइक्रोबायोलॉजी का, जो अभी आया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा। पर जो इसकी लैब डायग्नोसिस है वो क्या क्या किया जा सकता है, किस किस के बेस पे से हम डायग्नोस कर सकते हैं, वो है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, और इलाइसा और TF80 सीरोलॉजी टेस्ट हैं जिनके द्वारा इसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। और कल्चर डिफ़िकल्ट, इसका कल्चर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे एक सार्स वायरस है। ये सार्स वायरस, इसकी स्ट्रेन जिसको मैंने बताया था सेवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक स्ट्रेन है। इसकी बीटा कोरोना वायरस की फैमिली में जो आती है। ये जो इसका जो फर्स्ट में ये डिस्क्राइब किया गया था, इसका आउटब्रेक आया था साउथर्न चाइना से स्टार्ट हुआ था इन सन 2002 और सन 2003 में। 2002 to 2003 में इसका ये चाइना में आया था। स्प्रेड हुआ था कॉस 90,000 पीपल्स को इसने इन्फेक्ट किया था। 90,000 केसेस उस टाइम पे वहाँ पे आए थे। इन एशिया में देखे गए थे, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इसने इन्फेक्शन किया था। एंड 90% इन चाइना एंड हांगकांग में इसने अपना असर दिखाया था। जो इसकी डियर फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोग जो होते हैं कि इसकी प्रीवियस हिस्टरी को पढ़ना छोड़ देते हैं, कि कहते हैं कि मतलब सन 2002 सन 2003 जो चला गया उसको पढ़ के क्या फ़ायदा। डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसकी प्रीवियस हिस्टरी के बेस पे अगर इसे हम स्टडी करते हैं, अगर इसकी प्रीवियस हिस्टरी
के बेस पे हम इसे स्टडी करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे इसे कंट्रोल में किया गया था और अब हमें क्या कदम उठाने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए उसको कभी अवॉइड मत करें, तो ओवरऑल स्टडी ही करें। अब हम इसके ट्रांसमिशन पे बात करते हैं। जो ट्रांसमिशंस है कोरोना वायरस का, वो कैसे हो रहा है। तो ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट से फोमाइट व्हीकल से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट का मतलब है कि जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है, छींकता है, कफिंग और स्नीजिंग करता है, तो उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट, आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटी मात्रा में बहुत बारीक बारीक स्मॉल ड्रॉपलेट स्प्रेड कर जाते हैं, और उन ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उसे इन्फेक्शंस हो जाता है। और यदि उन ड्रॉपलेट के कॉन्टैक्ट्स में कोई फोमाइट आता है, कोई फोमाइट का मतलब है कि कोई चीज़, वस्तु, ऐसी वस्तु जिस पे वायरस मतलब चढ़ सकता है, जैसे कि कोई ये बॉल हो सकती है, एक गेंद हो सकती है, एक बैट हो सकता है, कोई डॉल हो सकती है, कोई घर में छोटा सा खिलौना हो सकता है, कोई बच्चों की गाड़ी, स्मॉल्स, मतलब कुछ भी हो सकता है फोमाइट, किसी का टाउल हो सकता है, किसी का ऐसी चीज़, मतलब कि जो एक वस्तु के तौर पे देखा जाता है और उसमें वायरस ने कंटेन कर सकती है, तो उससे भी इसका ट्रांसमिशंस होता है। जैसे कि अब ड्रॉपलेट किसी फोमाइट किसी टावल पे पड़े और उसी टावल को किसी अनदर पर्सन ने यूज़ किया, तो उसे फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और इसका तो हाईली कंटाजियस है, हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, तो उसे भी इस तरह से ट्रांसमिशन होता है। व्हीकल बोर्न डिजीज़ भी है, व्हीकल के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है कि किसी आदमी की शर्ट पे है तो उसने कंटेन करा हुआ है और किसी ने उसके कांटेक्ट में आने के बाद उसे हो सकता है। फिको ओरल रूट के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन होता है। फिको ओरल रूट का मतलब है कि जो हम जहाँ से खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो ट्रैक बनता है फिको ओरल रूट, माउथ से एनस तक ये ट्रैक जाता है, उसके द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन एंड बर्ड, ह्यूमन से ह्यूमन को ट्रांसमिशन हो सकता है एंड बर्ड्स को भी हो सकता है। एंड एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल से ह्यूमन को हो सकता है। आपने देखा होगा कि चाइना में चमगादड़ों से, स्नेक से ये ह्यूमन को हुआ था। और ह्यूमन टू ह्यूमन तो ये हो ही रहा है, बहुत ही हाईली आउटब्रेक इसका हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो इसका जो प्रिवेंशन के लिए जो कदम उठाने हैं, वो मेनली अभी तक इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन्स नहीं बना हुआ है। हालांकि कई तरह के वैक्सीन्स बनाए गए हैं और एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं जिससे कि इसको रोका जा सके, परंतु जो स्पेसिफिक वैक्सीन है कि जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ, इस वैक्सीन को देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बना हुआ है। हालांकि जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जो वैज्ञानिक हैं, वो इसके बारे में डे टू डे स्टडी करते जा रहे हैं और फर्दर कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल में लाने की। मेनली इसे कंट्रोल में लाने के लिए डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को अभी जागरूक होने की ज़रूरत है, हमको आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इसकी प्रिवेंशंस को समझिए, और प्रिवेंशंस यहीं पे इसको मतलब मेनली जो प्रॉब्लम है उसकी वैक्सीन तो बाद में बनेगी, जब कोई वायरस इंटर करेगा उसके बाद वैक्सीन काम आएगी। बट मेनली जो जड़ को फेंकना है, प्रॉब्लम को जड़ को फेंकना है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका समाधान भी आया होगा। ऐसी आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं आया होगा। तो जो इसकी प्रिवेंशन से ऐसे कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, स्टे होम, घर में रहिए डियर फ्रेंड्स, अपने घर में रहिए। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सभी को अपने इंस्ट्रक्शन दीजिए, मोटिवेट कीजिए कि घर में रहेंगे तो सलामत रहेंगे, सही रहेंगे। बाद में बहुत फ़ायदे हैं उसके। ये लगा लो, अगर बाहर निकलते हो तो मरना निश्चित है। इन्फेक्शन हो गया तो न जाने कितनों को लेके जाओगे। घर में रहोगे तो सेफ रहोगे। जो रिसर्चर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो इसका इंडिया का जो टारगेट है इसे इरेडिकेट करने का, वो जुलाई है। जुलाई मंथ तक वो फाइनली सभी केसेस को ठीक करके उसे फाइनली इरेडिकेट करने का टारगेट ले लिया है। तो इस टारगेट को पूरा करने में आप मदद कीजिए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मदद कीजिए और इस टारगेट को सक्सेसफुल बनाइए और इरेडिकेट करने में हेल्प कीजिए।
कीप अ सेफ डिस्टेंस। अगर आप बाई चांस एमरजेंसी केसेस में आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो सेफ डिस्टेंस बनाइए अपना, आदमी से मतलब सेफ डिस्टेंस, एक कम से कम 2 मीटर 3 मीटर की डिस्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। किसी से ऐसी मत मिलिए, दूर से बात कीजिए, और करनी भी है, ज़रूरी बातें हैं तो एमरजेंसी केसेस में ही बाहर आना है, पर सेफ डिस्टेंस को बनाना है जिससे कि इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। वॉश हैंड ऑफ्टन, और हैंड को वॉश लगातार करते रहिए, एक दिन में कम से कम 10 बार हाथ धोइए, और हर खाना खाने से पहले, सुबह उठने के बाद, सोने से पहले पूरे मतलब जो होता है साफ़ सफाई का ध्यान रखिए अच्छे से, जिससे इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। यही इसके प्रिवेंशंस है। मतलब इलाज से तो बेटर है कि इसको प्रिवेंट कर दिया जाए। जो प्रॉब्लम आई है उसे जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो प्रिवेंशंस पे इसके ध्यान देना होगा। ये चीज़ें सारी अवॉइड करनी होंगी, घर में रहना होगा, बाहर जाना अवॉइड करना होगा, डिस्टेंस में रहना होगा, हैंड वॉश करने होंगे एवरी डे, कम से कम 10 टाइम्स तो तुम्हें वॉश करने ही करने होंगे। कवर योर कफ, जब भी कफ होता है या किसी कफ होने वाले पर्सन्स को आप देखते हो तो उससे भी डिस्टेंस बनानी है, और कवर, जब खांसते हो तो माउथ से मतलब कवर करना है, और हाथों से नहीं, किसी टिश्यू पेपर से कवर करना है, या किसी रुमाल है तुम्हारे पास तो उससे कर सकते हो, बट टिश्यू पेपर से ज़्यादा बेटर है उसके बाद। और जिस टिश्यू पेपर से एक बार यूज़ किया तो उसे यूज़ एंड थ्रो करना है। अगर प्रिवेंशंस के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति, किसी को लगता है कि वो सिक है, उसे मतलब इलनेस फील हो रही है, तो कॉल द हेल्पलाइन, तुरंत हेल्प ले लें, 108 को फ़ोन करें, मेडिकेशंस की केयर करें वहाँ पे, मतलब तुम्हारी केयर हो सकती है, इलाज हो सकता है, जल्दी से जल्दी आपको कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी को कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है, उसके बाद भी वो घर पे बैठा हुआ है, तो तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, यहाँ पे बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को भी ये हो सकता है, उसके बाद ये किसी को भी हो सकता है। तो कॉल द हेल्पलाइन, तुरंत जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी से छोटी, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो तुरंत कॉल करनी है। इसकी पैथोजेनेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। इसकी पैथोजेनेसिस जो है, इनफैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक एपिथेलियम, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और कॉज वायरेमिया कॉज करेगा, और वायरूरिया कॉज करेगा, वायरूरिया एंड इन स्टूल में कॉज करेगा। वायरस जो होता है परसिस्ट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक 2 to 3 वीक्स, ये 2 से 3 वीक तक ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, और उसके बाद उसको भी पार करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और देन हार्ट फेलियर एंड किडनी फेलियर, डेथ, और फाइनली डेथ हो जाती है। 3 वीक तक ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहेगा, उसके बाद फर्दर ये परसिस्ट कर जाएगा, हमारी एल्वोलाई को क्रॉस कर जाएगा, और एल्वोलाई को क्रॉस करने के बाद ये मेम्ब्रेन के जो कैपिलरी मेम्ब्रेन्स होती है, ब्लड जिसमें सर्वाइव करता है, उसके बाद ये उसमें जाने के बाद हार्ट में चला जाएगा, हार्ट से ये आर्टरी और वेन के थ्रू पूरी बॉडी में सर्वाइव करेगा, और फिर किडनी में चला जाएगा, और जब यहाँ पे हार्ट में इसका इन्फेक्शन बढ़ेगा, किडनी में इसका इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो ये दोनों फेल हो जाएंगे, और फेल होने के बाद फाइनली डेथ हो जाएगी। इसकी ये प्रोसेस है। जो डेथ हो रही है फाइनली, इसकी जो अभी तक जितनी डेथें हुई हैं वो लंग्स में रहेगा तो इतना इफेक्टिव नहीं करेगा, बट परसिस्ट करेगा 2 to 3 वीक। जब थर्ड स्टेज जो इसकी आती है वो हार्ट पे अटैक और किडनी पे अटैक होता है, और जब ये हार्ट पे अटैक करता है और किडनी पे अटैक करता है तो दोनों को फेल कर देता है, या तो हार्ट को फेल कर देगा या तो किडनी को फेल कर देगा, और फाइनली कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आदमी बचेगा कैसे, फाइनली डेथ। तो इसलिए इसको अगर बचना है तो एक ही उपाय है, वो है प्रिवेंशंस। इसके प्रिवेंशंस पे कंट्रोल कीजिए। लॉकडाउन क्यों बढ़ रहा है आपको पता है क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसका पैथोजेनेसिस देख रहे होंगे कि इतनी खतरनाक है, इसलिए वहाँ पे इसकी प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर, इस लाइन को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर दीजिए कि इसको रोकना
मतलब प्रॉब्लम की जड़ को समझो और उसे वहीं से काटना शुरू कर दो तो प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। क्योर करना तो बाद में, तो जब 10 लोग को ट्रांसमिट कर देगा तो क्योर करके क्या फ़ायदा है एक को। जो इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 7 डे, 1 to 40 डेज, जब ये किसी आदमी में एंटर करता है तो उसका 2 से 7 दिन में सिम्पटम्स आते हैं और 1 से 14 दिन में इसके सिम्पटम्स आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जो इसके सिम्पटम्स हैं, कॉमन सिम्पटम्स हैं जो जिससे पता चलता है कि ये चांसेस होते हैं कि मतलब इंसान को कोरोना वायरस हो चुका है, तो वो मलेरिया, फीवर, हेड एचे एंड मलेरिया, ये 4 फीवर एंड हेड एचे ये मोस्ट कॉमन आते हैं। एंड कफ, ड्राई कफ होना, प्रोडक्टिव कफ जो होता है वो होता है। नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड डिस्पोनिया, ये इसका कॉमन सिम्पटम है। 25% केसेस में डायरिया पेशेंट्स को हो जाता है, डायरिया भी इसका एक सिम्पटम्स है। बाकी फर्दर इसका जो आगे लैब डायग्नोसिस है, तो लैब डायग्नोसिस के बेस पे इसके काफ़ी वो हैं। मेनली जो RT-PCR और RT-PCR ही यूज़ होती है अर्ली एंड इलनेस के लिए मेनली, और ELISA TF80 गिवन लैब डायग्नोसिस के बारे में कुछ पैसे दिए। और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिस्ट टेस्ट हैं जो उसमें बहुत ही मॉडर्न है, तो उनके द्वारा इसको मतलब पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके एक इसे देखा जा सकता है, मतलब बहुत जल्दी इसका पता चल जाता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को काफ़ी लंबा ना करते हुए अब मैं गुड बाय करता हूँ आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको प्रमोट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।